नमस्कार। राजनीतिक में कुछ चुनाव सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं करते, वे पूरे राजनीतिक दौर का मिजाज बदल देते हैं। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट शायद ऐसी ही एक कहानी लिख रही है। एक ऐसी सीट जिसे करीब 3 दशक तक भारतीय जनता पार्टी का सबसे सुरक्षित किला माना गया, जहां नेता बदलते रहे, सरकारें बदलती रही, लेकिन सीट बीजेपी के पास ही रही। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही महीनों पहले भारी मतों से जीत दर्ज करने वाली बीजेपी उसी सीट पर कड़ी चुनौती में आ गई। और जिस जनसुराज पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, उसी पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर में सबसे बड़े राजनीतिक कहानी कैसे बन गए। क्या यह सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत है या बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत? क्या बीजेपी की हार सरकार के खिलाफ नाराजगी है या स्थानीय परिस्थितियों का परिणाम? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह नतीजा अगले बड़े चुनाव का टेलर है? आज इस विशेष रिपोर्ट में हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेंगे, नारों से नहीं, आंकड़ों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बांकीपुर में क्या बदल गया। मैं हूं विपिन, आप देख रहे हैं न्यूज इरा। सबसे पहले इतिहास समझिए। बांकीपुर सिर्फ पटना की एक विधानसभा सीट नहीं है, यह बीजेपी की राजनीतिक पहचान रही है। 1995 के बाद लगातार यह सीट बीजेपी के खाते में जाती रही। पार्टी के लिए यह सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं, बल्कि शहरी बिहार में अपने जनाधार का प्रतीक रही। फिर 2025 का विधानसभा चुनाव आया। बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन ने करीब 98,000 वोट हासिल किए। जीत का अंतर 50,000 से ज्यादा रहा। दूसरी तरफ जनसुराज के उम्मीदवार 8,000 वोट भी नहीं ला सके। यानी उस समय बीजेपी और जनसुराज के बीच फासला बहुत बड़ा था। लेकिन सिर्फ करीब 9 महीने बाद तस्वीर बदलती दिखाई दी। यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? पहला कारण, उम्मीदवार बदल गया और चुनाव का मनोविज्ञान भी। 2025 में जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर खुद मैदान में नहीं थे। मतदाता एक नई पार्टी को परख रहे थे, लेकिन उपचुनाव में स्थिति अलग थी। इस बार प्रशांत किशोर खुद उम्मीदवार बने, यानी मतदाता पार्टी के साथ साथ सीधे प्रशांत किशोर को भी वोट देने या न देने का फैसला कर रहे थे। दूसरा कारण, यह चुनाव सरकार बनाने का नहीं था। यही सबसे बड़ा अंतर है। 2025 के विधानसभा चुनाव में मतदाता मुख्यमंत्री, सरकार और सत्ता का संतुलन सब कुछ ध्यान में रखकर मतदान कर रहे थे। लेकिन उपचुनाव में सरकार नहीं बदलनी थी, एक सीट सरकार गिराने या वाली नहीं थी। ऐसे में कई मतदाता रणनीतिक मतदान की बजाय अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने के लिए ज्यादा स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। यह बात कई राजनीतिक विश्लेषक भी कहते रहे हैं। तीसरा कारण, प्रशांत किशोर ने चुनाव का एजेंडा बदल दिया। उन्होंने जाति से ज्यादा शहर की समस्याओं की बात की। जल जमाव, ट्रैफिक, रोजगार, पेपर लीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिहार के पलायन। उन्होंने लगातार इस मुद्दे पर अभियान चलाया। इससे खास तौर पर शहरी और युवा मतदाताओं के बीच उनकी चर्चा बढ़ी। लेकिन क्या सिर्फ मुद्दे चुनाव जिता देते हैं? शायद नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ मुद्दे ही काफी होते तो 2025 में भी परिणाम अलग हो सकता था। यानी कहानी में कुछ और भी है। चौथा कारण, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने वोट को पहले जैसा एकजुट रखना था। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि अगर किसी पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक थोड़ा भी खिसकता है और विपक्ष का वोट एक जगह सिमट जाता है, तो परिणाम बदल सकते हैं। हालांकि यह अलग अलग बूथों के आंकड़ों और आधिकारिक परिणामों के विस्तृत विश्लेषण से ही स्पष्ट होगा। लेकिन क्या इसे बीजेपी की राजनीति का अंत कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। एक उपचुनाव और पूरे राज्य का चुनाव दो अलग बातें हैं। इसी तरह अगर प्रशांत किशोर को सफलता मिलती है तो यह जनसुराज के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि जरूर होगी, लेकिन इसे पूरे बिहार का अस्थायी जनादेश मान लेना भी जल्दबाजी होगी। यानी यह चुनाव दोनों दलों के लिए एक संदेश है। बीजेपी के लिए अपने शहरी आधार की समीक्षा का और जनसुराज के लिए यह साबित करने का कि वह अब सिर्फ एक प्रयोग नहीं बल्कि एक गंभीर राजनीतिक विकल्प बनना चाहती है। हमने समझा कि बांकीपुर सीट एक विधानसभा सीट नहीं है, यह बीजेपी की करीब 3 दशक पुरानी राजनीतिक पहचान रही है। और यही कारण है कि अगर यहाँ बीजेपी को झटका लगता है तो उसकी चर्चा सिर्फ पटना तक नहीं सीमित रहती,
पूरे बिहार में उसे राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर बीजेपी की राजनीति में कमी कहां रह गई और प्रशांत किशोर उस जगह क्या अलग कर पाए जो दूसरे दल नहीं कर सके। पहला कारण, उम्मीदवार बनाम चेहरा। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर का चुनाव बीजेपी के संगठन और तत्कालीन विधायक नितिन नवीन के व्यक्तिगत पकड़ दोनों पर टिका हुआ था। नितिन नवीन लंबे समय तक इस क्षेत्र के विधायक रहे। उनका स्थानीय संगठन और कार्यकर्ताओं पर मजबूत नियंत्रण था। लेकिन उपचुनाव में स्थिति बदल गई। बीजेपी ने नया उम्मीदवार उतारा, जबकि दूसरी तरफ प्रशांत किशोर खुद मैदान में थे। यानी मुकाबला दो उम्मीदवारों का नहीं बल्कि दो राजनीतिक चेहरों का बन गया। शहरी चुनावों में कई बार उम्मीदवार की पहचान पार्टी से भी ज्यादा असर डालती है। यही इस चुनाव में भी चर्चा का विषय रहा। दूसरा कारण, बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक। बांकीपुर लंबे समय से कास्ट, वैश्य और स्वर्ण मतदाताओं के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। इन्हें सामाजिक समीकरणों ने बीजेपी को लगातार बढ़त दिलाई। लेकिन इस बार राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर ने इन्हीं वर्गों के एक हिस्से तक पहुंच बनाने की कोशिश की, खास तौर पर शिक्षित, मध्यम वर्ग और युवा मतदाताओं के बीच। ध्यान रहे, यह विश्लेषण राजनीतिक पर्यवेक्षकों के आकलन पर आधारित है। इसकी सटीक तस्वीर बुधवार मतदान के विस्तृत आंकड़ों से और स्पष्ट होगी। तीसरा कारण, आरजेडी का कमजोर प्रदर्शन। कई विश्लेषकों का मानना है कि जो मतदाता बीजेपी के विरोध में थे, उनका एक बड़ा हिस्सा इस बार जनसुराज की ओर गया। अगर विपक्षी वोट एक जगह सिमट जाए तो उसका असर सीधे मुकाबले पर पड़ता है। यही वजह है कि कई जगह मुकाबला बीजेपी बनाम प्रशांत किशोर दिखाई दिया। चौथा कारण, चुनाव का मुद्दा बदल गया। पहले बात होती थी सरकार बनाने की, इस बार बात हुई इलाके की। प्रशांत किशोर ने बार बार स्थानीय मुद्दे उठाए, ट्रैफिक, जल जमाव, शहरी अव्यवस्था, सरकारी स्कूल, अस्पताल और रोजगार। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि उपचुनाव सरकार बदलने का नहीं बल्कि एक मजबूत स्थानीय आवाज चुनने का चुनाव है। यह संदेश कितना असरदार रहा, इसका आकलन अंतिम मतदान पैटर्न और चुनावी विश्लेषण से बेहतर होगा। बात करते हैं पांचवा कारण का, युवा मतदाता। पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दे लगातार चर्चा में रहे। प्रशांत किशोर ने इन मुद्दों को अपने अभियान में काफी जगह दी। युवाओं के बीच उनकी सभाओं और सोशल मीडिया की भी काफी चर्चा रही। हालांकि किसी एक वर्ग के मतदान का सटीक निष्कर्ष बिना विस्तृत चुनावी डेटा के नहीं निकाला जा सकता। अब बीजेपी की बात, क्या यह हार सिर्फ एक उम्मीदवार की है या रणनीति की भी? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जब कोई पार्टी लगातार कई चुनाव जीतती है तो उसके पास सबसे बड़ी चुनौती अपने समर्थकों को उतना ही उत्साहित बनाए रखना होती है जितना पहले चुनाव में था। कभी कभी समर्थकों में यह भावना भी आ जाती है कि यह सीट तो वैसे ही जीत जाएगी। अगर ऐसी सोच बन जाए तो उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी दिख सकता है। कम मतदान क्या संकेत देता है? बांकीपुर पहले भी कम मतदान वाली शहरी सीट रही है, लेकिन इस बार मतदान और कम रहा। राजनीतिक विश्लेषकों की राय इस पर अलग अलग है। कुछ मानते हैं कि कम मतदान संगठन वाली पार्टी को फायदा देता है। दूसरे मानते हैं कि अगर किसी वर्ग में बदलाव की भावना ज्यादा हो तो कम मतदान भी नतीजे बदल सकते हैं। यानी कम मतदान का एक ही अर्थ हर चुनाव में नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव की कहानी है या बिहार की राजनीति में नई पटकथा लिखी जा रही है? इसका जवाब अभी पूरी तरह देना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर बीजेपी के गढ़ में कोई नया राजनीतिक दल मजबूत चुनौती देता है तो राजनीतिक दल उसका गंभीर विश्लेषण जरूर करते हैं। और यही इस चुनाव की सबसे बड़ी राजनीतिक अहमियत भी है। इस चुनाव ने एक बात साफ कर दी कि किसी भी सीट पर सिर्फ पुराना इतिहास भविष्य की गारंटी नहीं होता। हर चुनाव नई परिस्थितियों में लड़ा जाता है, नए मुद्दों के साथ, नए मतदाताओं के साथ और नई राजनीतिक अपेक्षाओं के साथ। बांकीपुर में क्या यही बदलाव हुआ या इसके पीछे कोई और गहरी कहानी छिपी है? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर प्रशांत किशोर आधिकारिक तौर पर यह चुनाव जीते हैं तो इस जीत का असली मतलब क्या होगा? क्या यह सिर्फ एक सीट की जीत है या बिहार की राजनीति में नई शक्ति के उदय का संकेत? सबसे पहले एक बात साफ समझिए, भारतीय राजनीति में कुछ चुनाव संख्या से नहीं संदेश से बड़े होते हैं। कई बार एक सीट पूरे राज्य के राजनीतिक विमर्श को बदल देती है। बांकीपुर ऐसी ही सीट है।
अगर बीजेपी अपने सबसे मजबूत शहरी गढ़ों में से एक सीट पर चुनौती झेलती है तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक दल उसके कारणों का गंभीर विश्लेषण करेंगे। क्या यह एंटी इनकम्बेंसी है या सरकार के खिलाफ नाराजगी? इसका सीधा जवाब देना अभी संभव नहीं, क्योंकि पूरे बिहार विधानसभा चुनाव नहीं था, एक उपचुनाव था और उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की छवि और मतदाता का व्यवहार अक्सर समान चुनाव से अलग होता है। इसीलिए एक सीट के परिणाम को पूरे राज्य की जनभावना मान लेना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस परिणाम ने बीजेपी को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश दिया है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा संदेश क्या है? पहला, कोई भी राजनीतिक गढ़ अस्थायी नहीं होता। लोकतंत्र में हर चुनाव फिर से जनता का विश्वास जीतने का अवसर होता है। दूसरा, संगठन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण स्थानीय नेतृत्व भी है। अगर मतदाता अपने क्षेत्र के मुद्दों को पर्याप्त प्राथमिकता मिलती नहीं देखती तो वे विकल्प की ओर देख सकते हैं। तीसरा, शहरी मतदाता पहले की तुलना में अधिक मुद्दा आधारित और उम्मीदवार आधारित निर्णय ले रहा है, यानी सिर्फ पार्टी का नाम अब हर जगह पर्याप्त नहीं माना जा सकता। अब प्रशांत किशोर की बात, क्या यह जीत अगर आधिकारिक रूप से दर्ज हुई है तो उन्हें बिहार का सबसे बड़ा सियासी चेहरा बना देगी? यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात तय है, अगर एक नई पार्टी बीजेपी के परंपरागत गढ़ में मजबूत प्रदर्शन करती है तो उसे गंभीर राजनीतिक विकल्प के रूप में देखा जाने लगता है, यानी जन सुराज की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्या आरजेडी के सामने भी चुनौती बढ़ेगी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर जन सुराज शहरी क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करती है तो विपक्षी राजनीति का समीकरण भी बदल सकता है, लेकिन यह आने वाले चुनाव में मतदान के पैटर्न पर निर्भर करेगा। अभी सिर्फ एक सीट के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। एक और सवाल, क्या प्रशांत किशोर की यात्रा यहीं तक थी? जब 2025 के विधानसभा चुनाव में जन सुराज एक भी सीट नहीं जीत सकी तो कई लोगों ने कहा कि यह प्रयोग असफल हो गया, लेकिन दूसरी ओर कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा था कि राजनीतिक में संगठन एक दिन में तैयार नहीं होता। अगर कोई नेता लगातार जनता के बीच बना रहता है तो धीरे धीरे उसका आधार तैयार होता है। अगर बांकीपुर में जन सुराज को सफलता मिली है तो यह उसी प्रक्रिया का अगला चरण माना जा सकता है, लेकिन यहाँ प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब शुरू होगी। चुनाव जीतना एक बात है और विधानसभा में जनता के अपेक्षाओं पर खरा उतरना दूसरी बात। जिन मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, क्या उन मुद्दों को अब विधानसभा में उसी मजबूती से उठा पाएंगे? क्या जल जमाव, ट्रैफिक, शिक्षा, रोजगार और शहरी विकास उनकी प्राथमिकता बने रहेंगे? जनता अब इसी पर नजर रखेगी और बीजेपी यह परिणाम अगर अंतिम रूप ऐसा रहता है बीजेपी के लिए यह परिणाम अगर अंतिम रूप से ऐसा रहता है तो आत्ममंथन का अवसर होगा। क्या उम्मीदवार चयन में कुछ कमी रह गई? क्या स्थानीय स्तर पर संगठन की रणनीति उतनी प्रभावी नहीं रही? क्या मतदाताओं की नई अपेक्षाओं को समझने में कहीं चूक हुई? इन सवालों का जवाब पार्टी को अपने भीतर तलाशना होगा। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक किला अभेद नहीं होता। हर चुनाव जन और जनप्रतिनिधियों के बीच विश्वास का नया समझौता होता है। जो जनता का भरोसा जीतता है वही राजनीतिक बढ़त हासिल करता है, और जो उस भरोसे को स्वाभाविक मान लेता है उसके सामने कई चुनौतियां खड़ी हो जाती है। बांकीपुर का यह चुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं रहा, इसमें बिहार की राजनीति के सामने कई नए सवाल रख दिए। क्या जन सुराज अब अस्थायी राजनीतिक ताकत बनेगी? क्या बीजेपी अपनी शहरी जनाधार को और मजबूत करेगी? क्या विपक्ष की राजनीति नए सिरे से आकार लेगी? इन सवालों के अंतिम जवाब आने वाले चुनाव देंगे, लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर अब सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि बिहार की नई राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। नमस्कार।